Okay. साउंड आ रहा है मेरा? हाँ, ओके, आवाज क्लियर है। तो अब आज हम लोग बात करने वाले थे 9 जेम ऑफ अकबर। ओके, नवरत्न ऑफ अकबर द ग्रेट। तो द नेम ऑफ 9 जेम, नवरत्न या 9 जेम ऑफ अकबर, Question may be in your exam, which is not is a member in the 9 gem. This is not the member. Okay, question may be, and question may be which scholar or which writer is not the part of a Mughal empire or Mughal period. Question may be. Okay, so first of all, 9 gem first name is Abul. First name is a Birbal. Okay, first name is Birbal. Birbal is related to administration. Okay, administration. Birbal is related to administration. And second person, Abul Fazal. Okay, first and second, Abul Fazal. He is a scholar and statesman. Scholar is a scholar. And third, Faizi, scholar. Faizi, he is also a scholar. And the next, Abul Fazal and Faizi, both are brother. Okay, ये दोनों भाई हैं. Next is Todermal. Todermal relate to किससे संबंधित है? राजा टोडरमल. Todermal is a finance minister of Akbar. Okay, finance minister of Akbar. Is a founder of taxation in India. In India. Modern taxation, आधुनिक taxation है, उसी फादर है. Next name, okay, Bhagwan Das. Okay, Bhagwan Das. भगवान दास कौन है? मनसबदार. Bhagwan Das is a brother of Jodhabai. Okay, Bhagwan Das is a brother of Jodhabai and is son of Barmal. Bhagwan Das यानी ये साले हैं अकबर के. 6 number, Mansi is related to Mansabdar. ये भी मनसबदार हैं. Okay, Mansabdar. And 7th name, Tansen, musician. Okay, Tansen is a musician. And number 8, Abdul Rahim Khan. Abdul नहीं है, ठीक है. Abdul Rahim Khan Khana. Abdul Rahim Khan Khana. They are also a Hindi poet. Okay, that is a Hindi poet. And 9,
9 मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। पता नहीं इसका नाम भाई मुल्ला दो प्याजा क्यों था, है ना, मुल्ला दो प्याजा। तो ओके, मुल्ला दो प्याजा क्या है ये, ठीक है, ये भी मनसबदार हैं, मनसबदार हैं, मनसबदार। देखिए पूरे नवरत्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोडरमल। ओके, टोडरमल, आफ्टर टोडरमल बीरबल, ठीक है, और आफ्टर बीरबल मुल्ला दो प्याजा। ओके, इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनका अकबर के दरबार में बहुत रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट मानसिंह का भी है और भगवान दास का भी है, बट ये जो नाम है बीरबल और टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, ये तीन बहुत अच्छे से मतलब एक्टिविटी करते हैं अकबर के साथ में, तो बहुत फेमस है। और मुल्ला दो प्याजा हमेशा बीरबल के अगेंस्ट में काम करते हैं, मतलब बीरबल से कंपटीशन रहता है मुल्ला दो प्याजा का हमेशा। कभी आपसे पूछ सकता है कि द पर्सन इन 9 gem who compete with the बीरबल, तो दैट पर्सन इज मुल्ला दो प्याजा। तो ये थे टोडरमल के बारे में, कुछ बातें और भी हैं, है ना। टोडरमल ने ही दिया था दहसाला बंदोबस्त, टोडरमल डिजाइन दहसाला बंदोबस्त। ओके, तो एंड भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, तानसेन भी हैं। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल, ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल, यार मुझे भी नहीं आ रहा लेकिन बहुत फेमस नाम है। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल, ठीक है, बस पता होना चाहिए, बहुत जरूरी नाम है वो। हाँ, दास करके है कोई नाम, ठीक है, रोहन दास करके है, देख लीजिए अगर मिल जाए तो, ठीक है। महेश दास, यस, महेश दास नाम है इनका, ठीक है, ओरिजिनल नेम है महेश दास, मतलब बीरबल हिंदू है, ये ध्यान रखना, महेश दास। तो बीरबल का जो नाम है, और बीरबल नेम गिवन बाय द अकबर, अकबर के द्वारा दिया गया नाम है बीरबल, और उनका ओरिजिनल नाम है महेश दास, ठीक है। तो दे आर 9 gem। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था सर, लास्ट ईयर 2018 में, कि तानसेन नेम गिवन बाय अकबर, ऐसा नहीं था। तो तानसेन को तानसेन, इनका भी कुछ नाम और है, धन कुछ नाम है, अलग से नाम है। तानसेन का नाम भी ओरिजिनल नाम तानसेन नहीं है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था, तानसेन नेम इज गिवन बाय द अकबर, तो अकबर द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है। तो तानसेन म्यूजिक से हैं, और तानसेन एमपी से, ग्वालियर से हैं, और तानसेन नेम अकबर द्वारा नहीं दिया गया। तानसेन का मतलब होता है एम्परर ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत का सम्राट। तो ये नाम इनके द्वारा नहीं दिया गया, वो उनके गुरु के द्वारा दिया गया। तो लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तानसेन नेम गिवन बाय अकबर, अकबर के द्वारा नाम दिया गया है बीरबल का, महेश दास को बीरबल, ठीक है। तो ये है, तो ये थोड़ी सी बातें समझना जरूरी है, जो एग्जाम में लास्ट इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी स्टेट इन द पीरियड ऑफ अकबर, अकबर के पीरियड में कितने स्टेट, मुगल पीरियड स्टेट नोन एज द सूबा, यानी अकबर के पीरियड में कितने सूबे थे, सूबे मतलब और प्रोविंस थे। तो दैट टाइम वाज अ 15 सूबा, यानी 15 प्रोविंस मींस 15 स्टेट। मुगल पीरियड या मुगल रीजन डिवाइडेड इनटू 15
सूबा या 15 स्टेट या प्रोविंस? That was the question last year UPSC prelims. Okay, and the if province increase in period of Aurangzeb. During the Aurangzeb period, there was 20 सूबास. कभी आपसे पूछेगा मैक्सिमम सूबा किसके समय में? सूबा मतलब ये है सूबा. सूबा मीन्स स्टेट, प्रोविंस. ओके, प्रोविंस. 15 सूबा the time of Akbar and 20 the time of Aurangzeb. Okay, Aurangzeb. औरंगजेब की 20 ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा है. ओके, तो ये थोड़ी सी बात थी अकबर के बारे में और नवरत्न के बारे में. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इसमें. दैट वाज अ 9 gem. एक था इसमें अबुल फजल. देखिए अबुल फजल और बीरबल और ये सब. बीरबल की भी हत्या हुई थी. बीरबल किल, ओके, killed by a tribal dispute, yeah, a tribal controversy. The name was battle with the Yusuf Zai tribe. Battle with Yusuf Zai tribe. Yusuf Zai tribe. ओके, कई बार क्वेश्चन बन सकता है. तो बीरबल को किसने मारा था? यूसुफ जई ट्राइब के लोगों ने. यूसुफ जई ट्राइब के लोगों ने. एक क्वेश्चन और पूछा है कि अबुल फजल killed by the बीर सिंह बुंदेला. अबुल फजल killed by बीर सिंह बुंदेला. ओके, ये सारे नाम जरूरी इसलिए क्योंकि ये अकबर के नवरत्न हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है कैसे क्या हुआ इनके साथ. तो बीरबल का जो डेथ हुआ है या उनकी मर्डर हुआ है, दैट इज यूसुफ जई ट्राइब इन पंजाब. ओके, इन पंजाब. अबुल फजल was killed by the बीर सिंह बुंदेला in MP. बीर सिंह बुंदेला is a Indian king related with the region of Jhansi, Bundelkhand. है ना? Bundelkhand means the area western part of MP, and NC MP Gwalior and that region is Bundelkhand. Okay, that is MP. That region is Bundelkhand. That is part of UP and part of MP and part of Rajasthan and part of Gujarat. That is area known as a Bundelkhand. And eastern part of MP that known as a Baghelkhand. Okay, Baghelkhand. So western part is known as Bundelkhand. The region of Morena, Gwalior, that all region is Chambal region is known as a Bundelkhand. तो बीर सिंह बुंदेला यहीं से थे. ओके, हाँ, अब ये हो गए नवरत्न के बारे में. तुलसीदास इज आल्सो इन द अकबर पीरियड. तुलसीदास के अकबर के पीरियड में है. तुलसीदास रिटन रामचरितमानस. ओके, रामचरितमानस in Avdi, in Bhojpuri Avdi. Okay, in Avdi. Avdi language is spoken in Eastern UP. Okay, Eastern UP. Avdi language है वो यूपी के ईस्टर्न पार्ट में बोली जाती है. तो रामचरितमानस is written in by तुलसीदास.
ओके, नेक्स्ट, अकबर के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। अकबर ने क्या टैक्स लगाया, अकबर ने विजिट कब किसको किया, दीन इलाही कब लगाया, जजिया कब हटाया, और अकबर के 9 जेम, अकबर का टोडरमल, अकबर के बीरबल, तानसेन, तुलसीदास। एंड नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर, ओके, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर सन ऑफ अकबर, है ना, सन ऑफ अकबर। द नेम ऑफ चाइल्डहुड सलीम, है ना, द नेम ऑफ चाइल्डहुड सलीम। तो बचपन का नाम क्या है इनका? सलीम। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अकबर 1605 टू 27, ओके, 1605 से 1627 तक है। About Jahangir, there are 2 or 3 things very very important. First thing, he's a great painter. He's a great painter. Okay, time period of Jahangir is known as the golden era of paintings. Golden age of painting. So Jahangir is the best in, yeah, a golden era, golden age, golden era the painting, in paintings. तो पेंटिंग्स में बहुत है, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ जहांगीर इज द रिलीजियस, नेचुरल, क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ जहांगीर, व्हाट इज द सब्जेक्ट? उसने जो भी अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है, वो सभी वर्ड्स की बनाई, वर्ड्स की। ये पक्षियों की पेंटिंग बनाता है, ठीक है, और उसके बाद उसने कई सारे गार्डन लगवा दिए, बाग, गार्डन, गार्डन फाउंडेशन, है ना, गार्डन डेवलपमेंट। तो कई सारे बाग लगवाए उसने जहांगीर ने। एंड ही स्टार्ट ए, या he established a Zanjeer a other. He start Zanjeer a other. What does it mean Zanjeer a other? Other means जानते क्या होता है? सॉरी, ये जंजीर उल्टा हो गया थोड़ा सा। जंजीर, व्हाट इज द जंजीर ए अदर? चेन ऑफ जस्टिस, है ना, चेन ऑफ जस्टिस इन मीनिंग ऑफ इंग्लिश। जंजीर ए अदल तो न्याय की जंजीर, अदल मीन्स न्याय। तो he established a जंजीर ए अदल, अदल मीन्स जस्टिस। तो दैट चेन इज चेन ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस की चेन लगवाई थी कि जैसे अशोका ने करवाने की कोशिश की, कोई भी पर्सन, एक पर्सन दैट वांट्स हेल्प, उसने कहा कोई भी आके जंजीर को हिलाएगा और साउंड जैसी जंजीर की जाएगी, हम उसकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम था उसका, जंजीर अदल के बारे में। ओके, जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा। ये बहुत, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जो फैमिली बैकग्राउंड है अकबर का, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। कभी बोलते हैं कि जोधा जहांगीर की पत्नी है, कभी बोलते हैं जोधा अकबर की पत्नी है। तो एक चीज ध्यान रखना आपको कि जोधा हिस्ट्री में 2 हैं, ठीक है, जोधा हिस्ट्री में 2 हैं। जोधा वाई मैरिड विद अकबर, दैट इज डॉटर ऑफ भारमल। क्लियर? जोधा मैरिड विद अकबर, दैट इज डॉटर ऑफ भारमल।
Okay, local king of Mewar. Local king of Mewar. The Jodha Bhai married with Jahangir, that is daughter of Jagat Gosai, that is king of Jaisalmer. किंग ऑफ जैसलमेर। दोनों जोधा हैं, लेकिन एक जोधा भाई जो अकबर के साथ शादी हुआ है वो राजा भारमल की बेटी है और मेवाड़ की है, और जो जहांगीर के साथ शादी हुई है वो जोधा भाई हैं, लेकिन उसके उनके फादर का नाम जगत गोसाई है और वो जैसलमेर से है। नाम एक है, बस फादर और जगह अलग अलग है। क्लियर? दैट इज जोधा एंड अकबर का डिस्प्यूट। और मोस्टली हिस्टोरियन क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, है ना। तो जहांगीर मैरिड विद मेहरू निशा। मेहरू निशा, मेहरू निशा, ये अलग बहुत बड़ी सी कहानी, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ आया, किसकी दासी थी, क्या मतलब है, बस इतना समझना है। ही इज ए डॉटर ऑफ ए स्लेव, एक नौकर, एक दास की बेटी है, उनसे शादी की है मेहरू निशा से जहांगीर ने। तो फैमिली से कभी क्वेश्चन, पर्सनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं, बट इतना पूछेगा दैट इज रिटन इन एनसीईआरटी about Jodha Bai married with Jahangir, that is daughter of Jagat Gosai, king of जैसलमेर, जो अकबर के साथ शादी भारमल की बेटी है। ठीक है, ये चीजें हैं। जैसे हमने बताया था अभी राजा भगवान दास, तो भगवान दास जोधाबाई के बेटे हैं, सॉरी जोधाबाई के भाई हैं और भारमल के बेटे हैं। तो किसकी बेटी हुई जोधा? भारमल की, ये है। तो ये था जहांगीर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। और जहांगीर के समय एक आदमी है यहाँ पे, तुझके, हाँ, ही रोट इन मेमोरी तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी ये किसमें लिखी है? तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, जहांगीरी, हाँ, जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, दैट इज रिटन इन पर्शियन। ये किस में लिखा है? पर्शियन में लिखा है, ठीक है, सॉरी, ये तुझुक ए जहांगीरी रिटन इन पर्शियन, तो ये पर्शियन लिखा है। तुझे के बाबरी इज रिटन इन टर्की, तो तुझ के बाबरी है वो टर्की में लिखा है, और तुझ के जहांगीरी है वो पर्शियन में लिखा है। ये खुद की ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। ओके, he died in Lahore and buried there, मतलब इसको लाहौर में इनकी डेथ हुई, वहीं जला दिया गया। इसको लिखना नहीं है, बस इतना समझना है जहांगीर के बारे में। फर्स्ट थिंग अबाउट जंजीर ए अदल, about Zanjeer e Adal, and second point about Jahangir, golden age of painting. Okay, golden era of painting, golden era of painting. And third point, that he developed the garden, garden. बाकी और से पर्सनल से कोई मतलब नहीं है कि सलीम की शादी किससे हुई, जोधा क्या, उससे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, एंड नेक्स्ट शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां इज द सन ऑफ जहांगीर। ओके, शाहजहां, the time period is very important, 1628 to 58. Okay, 1628 to 58, that is the time period of Shah Jahan.
इसका टाइम पीरियड जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ताजमहल कब बना है, इसलिए, बाकी कोई जरूरी नहीं है किसी का टाइम पीरियड। इज द सन ऑफ जोधाबाई, है ना, सन ऑफ जोधाबाई, ये जगत गोसाई की बात है। जोधाबाई या जोधाबाई, ऐसे भी खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मदर का नाम लिखने से कोई सब पूछेगा नहीं, ठीक है, बट इतना लिखना है इसमें। बाकी तो शाहजहां के बारे में क्या बताएं, इसके बारे में दो बातें आप जानते हैं। पहली मुमताज, ओके, मुमताज महल, है ना, मुमताज महल। सेकेंड थिंग ताजमहल, ओके, एंड थर्ड थिंग गार्डन। मैक्सिमम गार्डन डेवलपमेंट इन द पीरियड ऑफ शाहजहां, मैक्सिमम गार्डन डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा गार्डन जो नगर जो जो बाग लगाए वो इसी पीरियड में लगाए गए। शाहजहां को बहुत शौक था बागों का, बहुत ज्यादा, तो है ना। ये उनकी वाइफ है मुमताज महल, सब जानते हैं, तो ताजमहल बना ये भी पता है। ताजमहल नाउ एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो और इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, and second structure built by Shahjahan, Red Fort. Red Fort, Red Fort means Delhi. Okay, Red Fort means Delhi. तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका भी फॉर्मेशन शाहजहां ने करवाया है। जो दुनिया जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली में है, ठीक है, तो उसका निर्माण करवाया इसने और रेड फोर्ट का करवाया। और एक नया शहर बसाया था शाहजहानाबाद, इन न्यू सिटी डेवलप इन दिल्ली, शाहजहानाबाद, दैट इज नोन एज अ ओल्ड दिल्ली, आज भी है शाहजहानाबाद, है ना, एंड एस्टेब्लिश ए सिटी शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, दैट इज पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली। तो शाहजहानाबाद सिटी डेवलप करवाया था इसने दिल्ली, दैट वाज नोन एज ओल्ड दिल्ली। तो ये था इनके बारे में। तो एक चीज मेन तो रह गया इस, बाकी तो ताजमहल छूट जाता है, तो तीन उन्होंने चीजें करवाई, ताजमहल, तो ये था ताजमहल। और अच्छा, ताजमहल का डेवलपमेंट अकबर शाहजहां ने क्यों करवाया था? बता सकते हैं व्हाट वाज द रीजन? सबको पता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो देखो क्या है, तीन चीजों को समझिए यहाँ पे। रेड फोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा जामा मस्जिद, और ए सिटी, एक ऐसा पर्सन जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाता है, एक ऐसा पर्सन जो रेड फोर्ट जैसी बिल्डिंग बनवाता है, एक ऐसा पर्सन जो शाहजहानाबाद जैसा सिटी बनवाता है, तो क्या वो इस पर्पज से बनवाया होगा कि हमारी मेमोरी वहां पर रहे, है ना, हमारी वाइफ की मेमोरी रहे। वो बिल्डिंग बनवाने का बहुत बड़ा शौकीन था, वो केवल उस प्लेस को यूनिक बनवाना चाहता था। उसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ दैट वाज अफेक्शन या अट्रैक्शन या लव, ये केवल लव नहीं था उसका। शाहजहां ने जो बिल्डिंग अपने पीरियड में बनवाई हैं वो सारी बड़ी बड़ी हैं। आप समझ सकते हैं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है, और उसका रेस्पेक्ट इंडिया में आज भी बहुत है। जो वहां से आवाज निकलती है तो पूरे दुनिया में नहीं, तो जहां हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वहां तक पहुंचती है।
चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर से लोग हों, तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। कभी आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकता है कि जब फॉर्मेशन या डेवलप या फाउंडेशन ऑफ ताजमहल इज अ रिजल्ट ओनली लव ऑफ मुमताज, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुमताज का प्यार नहीं था, वो एक यूनिक बिल्डिंग बनाना चाहते थे। और यूनिक बिल्डिंग में कैसे, कभी आप ताजमहल में जाके देखना, ताजमहल कौन गया है, अफरोज गए हो कभी, दर्शन आ चुका? हाँ सर। तो वो यूनिक है। हाँ गए हो तो आपने शायद फील नहीं किया होगा। ऊपर गए हो मजार पे, मतलब कब्र पे तक, कब्र तक कब्र तक नहीं पहुंचूंगा, तो कब्र ऊपर है और नीचे वो एरिया है। तो कभी आप देखना कि ताजमहल का पूरा ग्राउंड है, वो कितनी भी गर्मी हो लेकिन आपको वहां गर्मी नहीं लगेगी, इस तरह से बनाया गया। और जो उसका अगर सिर्फ प्यार मोहब्बत होता तो यूनिक नहीं बनाता। तो पहला जो उसका आर्किटेक्चर है वो अभी तक कोई समझ नहीं पाया। शायद आपने कहानी सुनी होगी पानी वाली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद वहां गया, मैंने काफी देर मैंने देखा, हालांकि रुकने को नहीं देते हैं, तो कैमरा भी ऊपर अलाउ नहीं है, तो वो देखने की कोशिश की हमने। तो कुछ लोग कैमरा ले भी जाते हैं, कभी देखा ऐसी जगह पे जाना तो कभी कैमरा नहीं ले जाना, कभी भी। वहां लोग जाके सिर्फ फोटो लेते हैं, कुछ नहीं करते। आपको वहां जाके फील करना है उस कब्र को। और बहुत सिंपल सी कब्र है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल होती है हम लोग यहाँ वैसी कब्र है, सिंपल सी। एक ग्रीन चादर है, और ये भी नहीं सोना चांदी कुछ हो, सिंपल सा एक चादर है ग्रीन सी, और कुछ भी नहीं है। और उसके आगे पीछे रेलिंग लगा हुआ है, तो उसको टच नहीं कर पाते हैं, बस ये है। तो यूनिक है, पहला तो जो उसका आर्किटेक्चर है वो यूनिक है। और दूसरा है कि जो उसका संगमरमर है वो बहुत यूनिक है, अभी तक कलर है। और उसका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत यूनिक है। इंडिया में सबसे ज्यादा बिल्डिंग अगर कोई इंटीरियर पार्ट में है तो वो है। जितना ताजमहल ऊपर है उतना ही ताजमहल के बिल्डिंग नीचे से बनाया गया है। इंडिया में अगर 9 तक का आ जाए ना अर्थक्वेक, 9 रिक्टर तक का, तब भी ताजमहल नहीं गिरेगा, ताजमहल नहीं गिरेगा, बहुत स्ट्रांग बनाया गया उसको। यानी ताजमहल की फाउंडेशन वहां से ली गई है जहां पर पानी खत्म हो जाता है, ग्राउंड वाटर खत्म होता है, क्योंकि जो उसकी फाउंडेशन है उसके अंदर लकड़ी को डाला गया है। लकड़ी डाली गई है, फिर पत्थर डाला गया है, फिर लकड़ी डाली गई है, फिर पत्थर डाला गया है, इस तरह उसको बनाया गया है। तो ये सिर्फ एक लव का सिंबल नहीं है, वो उसकी उसकी इच्छा ये थी कि वो यूनिक बनाए उसको। और उसकी यूनिकनेस ने किसी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना तो उसके आर्किटेक्चर को, ना ही संगमरमर को, और न ही उसकी इस यूनिक को कि वो कभी कभी कहीं बिल्डिंग गिर सकती है। पूरी इंडिया खत्म हो जाएगी अर्थक्वेक से, उसके बाद कहीं जाके वो थोड़ा बहुत कुछ होगा, हिलेगी नहीं वो। 9 रेक्टर तक का वो जो थ्रस्ट है वो झेल सकती है झटका। ठीक है, तो ये है, तो ये केवल और केवल शाहजहां का केवल प्यार नहीं था, वो चाहता था कि बिल्डिंग बनाए जो यूनिक हो, वो यूनिक थी वो, और यूनिक है इसलिए वो। अच्छा, आपको लगता है कि एक बिल्डिंग जो सिर्फ प्यार में बनाई है उसको यूनेस्को 7 वंडर में शामिल करेगा? बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करेगा? नहीं। कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा होगा। शाहजहां को प्यार, इतने लोग प्यार करके चले गए, इससे पहले तो मजनू को बनाना चाहिए था, लैला मजनू मर गया बेचारा, उससे ज्यादा थोड़ी प्यार करते थे मजनू से ज्यादा, तो उसके बनाने चाहिए। नहीं, यूनिक वो प्यार नहीं है, वो बिल्डिंग है जो लोगों ने हाइड कर दिया यहाँ पे कि नहीं सिर्फ एक ही बात है। ठीक, तो क्योंकि वहां आपको आंसर देना पड़ेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 7 वंडर है, नॉट फॉर द ओनली लव, यूनिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्ट्रक्चर। ओके, सर सर उसने हाथ सच में कटवा दिए थे आप? क्या हाथ कटवा दिए थे बिल्डिंग बनाने के बाद? कटवा दिए होंगे पता नहीं, ऐसा कि रिटर्न में तो है नहीं। तो क्या होता है, उस ओके। हिस्ट्री की तरफ मत जाओ जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा सुना जाता है बट रिटर्न में ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा।
है ना, ये सिर्फ कहानियां हैं। और एक चीज बताएं आपको कि जो पीरियड है ये 1206 AD टू 1857, ये जो पीरियड है इसको, इसके बारे में जो अभी हम जानते हैं वो 100% सच नहीं है ना। तो आफ्टर 1947 हम लोगों ने लिटरेचर, हिस्ट्री, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को एक टर्न किया है, टर्न किया है। हाथ कटवाने की क्या जरूरत है? एक ऐसा पर्सन जो अपनी बीबी से इतनी मोहब्बत करता है और वो उसकी बिल्डिंग बनाने में हाथ काट लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक अच्छा प्रशासक भी है, बाग लगवाता है, आप समझिए गार्डन लगवाता है, एक अच्छा किंग भी है कि रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जैसी बिल्डिंग बनवाता है, यानी वो शरीयत, कुरान और हदीस में भी बिलीव रखता है ना, और अपने पत्नी से भी प्यार करता है। तो इतना क्रिमिनल कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि उसने हाथ कटवाए थे, ऐसा कुछ नहीं है, बस लिखा हुआ है, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि उसके हाथ कटे हैं, है ना, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपने कहाँ पढ़ा? तो सुना है। सुना है मतलब क्या सुना है? कैसे सुना है? ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ किसी ने कहा और आपने मान लिया। आप किसी सम्राट या किसी बादशाह, किसी शहजहां, शहंशाह का करेक्टर इस तरह थोड़ी एक्सप्लेन करोगे। क्या बताना चाह रहे हो? वो क्रूअल था, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको अपने जो पूर्वज हैं, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन लेकर अब तक, कोशिश ये करना है कि उनके बारे में पॉजिटिव चीजें सामने लेके आनी है ना, पॉजिटिव चीजें सामने लेके आनी। और ये ऐसा नहीं है कि करेक्टर बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं होता है ना। कुछ चीजें कुछ चीजें हो सकती गलत हों, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वहां फंस जाओगे, आपके पास क्या एविडेंस है, तो उसी पॉपुलेशन में शामिल हो जाओगे जो क्राउड है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के, मैंने क्यों एक आपको नया डायरेक्शन दिया। मैं यहाँ पे छोड़ सकता था कि वो बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, इसलिए उसने बनवा दिया, है ना। तो मोहब्बत के लिए थोड़ी उसको वर्ल्ड हेरिटेज मिला है, सेवन वंडर मोहब्बत के लिए तो नहीं है वो। इससे अच्छी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, इससे पुरानी बिल्डिंग है कुतुब मीनार, और उससे ऊंची भी है, उसको मिलना चाहिए, है ना। रेड फोर्ट है, सॉरी आगरा फोर्ट है, और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग इंडिया में हैं, उससे बड़ी है, उससे अच्छी। ठीक, तो ये है। कि सुबह वाले क्लास में मैंने बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। आपके पास सभी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और आंसर ऐसा हो जो आगे कुछ पॉजिटिव मैसेज दे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मैसेज दे। जैसे मैंने, सब लोग औरंगजेब को गाली देते हैं, हमने उस दिन बोला था औरंगजेब ने जो भी किया वो गलत नहीं था, क्योंकि टैक्स लगाना कोई गलत नहीं है ना। औरंगजेब ने एक और काम किया था, उसके बारे में कोई नहीं जानता, है ना। ही कंट्रोल सती प्रथा, क्या ये सही नहीं था? हाँ, ये बात सही है। ही बैन द मैरिज फंक्शंस, उसने मैरिज फंक्शन पे बैन लगा दिया, ये बात ठीक है। बट ये भी ठीक है कि ही बैन द सती प्रथा, उन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया। तो क्या ये ठीक है? लास्ट हम बात करते हैं औरंगजेब की, ठीक है। औरंगजेब, 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 सॉरी औरंगजेब, औरंगजेब, the time period 1658 to 1707, 1707. Aurangzeb is the emperor, is a Badshah, is a Shahanshah that served the longest time period, 50 years.
औरंगजेब ऐसा बादशाह है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड 50 ईयर, आई थिंक 50 ईयर ही होगा, यस 50 ईयर, यानी 1658 में वो बैठता है और 1707 में जब लास्ट यानी डेथ तक वो बैठता है। यानी पूछेगा कभी क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम टेन्यूर इन द मुगल एरा या मुगल पीरियड, दैट इज औरंगजेब 50 ईयर, यानी 50 साल तक वो राजा रहता है। ओके, द ओरिजिनल नेम ऑफ या जहांगीर आलम, इसका नाम कुछ अलग है, आलमगीर है ना, तो अलग उसका दूसरा नाम है आलमगीर। आलमगीर नाम से गद्दी पर बैठता है, यानी he get Delhi the named as आलमगीर। ओके, he defeated यानी औरंगजेब defeated the Dara the son of Shahjahan। ओके, औरंगजेब defeated Dara in the battle of Dharmat, battle of Dharmat and battle of Samugad। Dharmat fought was 1658 and the battle of Samugad। Okay, battle of Samugad, that was also fought in 1658। तो इसे समझ लेना है कि इन बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़ किससे लड़ा इसने? he defeated दारा कौन है? सन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के बेटे से औरंगजेब की लड़ाई होती है कहां पर? बैटल ऑफ धर्मत in 1658 and second battle was सामूगढ़। क्वेश्चन में भी इन प्रीलिम्स धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़, okay, fought between Aurangzeb and Dara, son of Shahjahan। सर यस सर, शाहजहां है वो सन ऑफ जहांगीर है ना? क्या है शाहजहां? सन ऑफ जहांगीर। यस, शाहजहां जो है वो सन का, शाहजहां है वो जहांगीर का ही बेटा है। और हुमायूं का बेटा अकबर है। हाँ, देखो बताते हैं आपसे, पहले बाबर आते हैं है ना, और हुमायूं आते हैं, फिर अकबर आते हैं, फिर जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहां आते हैं और फिर औरंगजेब आते हैं। ये है ओके, तो ये है इसके आफ्टर औरंगजेब नोन एज अ लेटर मुगल पीरियड, जो लेटर मुगल पीरियड, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। दारा के बारे में बहुत कुछ नहीं है। ओके, एंड गुरु तेग बहादुर कैप्चर, गुरु तेग बहादुर अरेस्ट या किडनैप, या गुरु तेग बहादुर हैज द किडनैप्ड बाय द औरंगजेब। मैंने बोला था आपको कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मारा था, पनिश किया था, और उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि गुरु तेग बहादुर हेल्प दारा, गुरु तेग बहादुर ने दारा की सहायता की थी, हेल्प किया था। तो जब दारा की हेल्प की, और दारा कौन है? औरंगजेब का एनिमी है, दुश्मन है। तो दारा की हेल्प करने के कारण उस औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर को कैप्चर करना पड़ा, अरेस्ट करना पड़ा, और उन्हें डेथ का पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, तो कभी आपसे पूछेगा, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में, सिखिज्म कम्युनिटी में है ना, मुस्लिम और सिक्किम कम्युनिटी में
थोड़ा सा क्लैश रहता है इसी चीज को लेके, क्योंकि दो उनके जो गुरु हैं वो मुगल पीरियड में मारे गए, एक तो अर्जुन देव और दूसरे गुरु तेग बहादुर, है ना। तो थोड़ा सा रहता है उनका शिख, ठीक है। और ये शुरू से है वो लोग। अब होता क्या है कि अब वो ये जो इन्होंने अरेस्ट करवाया है, उन्हें मरवाया, पनिश किया, तो कोई कोई रिलीजियस तो नहीं था ऐसा कॉन्सेप्ट। ये नहीं था कि वो सिख गुरु हैं, ऐसा भी नहीं था। बट इतना था कि आपने हमारे एनिमी को सपोर्ट किया है, देन दैट इज अगेंस्ट पावर, ये अगेंस्ट, ये हमारे पावर के अगेंस्ट है, या जो दिल्ली या जो मुगल एम्पायर है उसके अगेंस्ट आपने काम किया है, तो यू विल बी पनिश्ड। तो इसमें कोई ऐसा कोई रिलीजियस या कल्चरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो दैट वाज अ डिसीजन ऑफ, यानी जुडिशियल डिसीजन था, और एक तरह से यानी रॉयल डिसीजन था, कोई कम्युनल या कल्चरल नहीं था। तो ये चीजें हैं, इन्हीं चीजों को बस आप लोगों को पॉजिटिव वे में लेके आना है। जब भी आपको मौका मिले, रिटन में, इंटरव्यू में या पब्लिक में, तो चीजें वहां बतानी है आपको कि औरंगजेब इतना पावरफुल है, उसके लिए गुरु तेग बहादुर कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। तो एक हाथी या दूसरा एक चींटी है, इतने बराबर है। तो गुरु तेग बहादुर का अपोज, गुरु तेग बहादुर अपोज औरंगजेब का तो नहीं कर सकते ना। तो एनिमी कैसे हो सकते हैं? गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के नहीं हो सकते, क्योंकि कोई बराबरी नहीं है, और दुश्मनी हमेशा बराबरी में होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसी चीज का लोगों ने आगे चल के फायदा उठाया हिस्ट्री में। जब इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो चीजें काफी पॉजिटिव आएंगी निकल के, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर को उन्होंने अरेस्ट करवाया, पनिश किया, आगे हम उसको देखेंगे। तो लिख लीजिए, औरंगजेब कैप्चर गुरु तेग बहादुर एंड 1675 कैप्चर्ड या अरेस्ट गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ओके, बहादुर, that is the ninth guru, okay, ninth guru of Sikhs. Sikhs in 1675, okay. और उनको दिल्ली में एक्चुअली मार दिया गया था, ठीक है। और ऐसा लिखा है कि उनसे कहा गया आप इस्लाम कबूल कीजिए। तो ऐसा लिखा है, कितना सही कितना नहीं, बट इतना है कि उनके बाद इनको मार दिया गया दिल्ली में। और फिर यहीं से एक अलग सी कहानी शुरू हो गई औरंगजेब के लिए। और इसलिए औरंगजेब के बारे में लोगों की अच्छी फीलिंग नहीं है, है ना। दो तीन काम हो गए, जैसे यानी गुरु तेग बहादुर को मरवाना, दूसरा जजिया को फिर से इम्पोज करवाना, और जैसे मैरिज, हिंदू मैरिज फंक्शन को बैन करवाना। तो ये सारी चीजें थी जो जा रही थी अगस्त में, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टाइम हमारे पास अभी, इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ औरंगजेब, कुछ कुछ ईयर लिख लीजिए। जैसे लिखा था इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ औरंगजेब, इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ औरंगजेब, ओके। in 1669, in 1659 AD। अब यहीं से उसका पूरा करेक्टर निकल के आएगा सामने आपके, वो क्या करना चाहता है, सब कुछ याद निकल आएगा आपको। अकबर के बारे में था, ठीक है। फॉरवर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन द कॉइन्स, यानी उन्होंने मना कर दिया क्या, फॉरवर्ड, सॉरी, फॉरवर्ड inscription of kalma on the coins। यानी पहले क्या होता था कि सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था। कलमा जानते हैं क्या होता है?
यस, बताओ अफरोज, कलमा, कलमा सुना होगा। कलमा इज ए रिलीजियस व्यू या इज ए रेस्पेक्ट टू द हजरत। एक कलमा एक तरह से कह सकते हैं प्रेयर, प्रेयर होती थी इसे में अल्लाह रसूल अल्लाह जो बोलते हैं, तो उतना मुझे तो याद नहीं है क्या है। तो कलमा जो लिखा जाता था इन रेस्पेक्ट ऑफ हजरत साहब, तो हजरत साहब के रेस्पेक्ट में लिखा जाता था कलमा। तो कलमा उनके रेस्पेक्ट के लिए था, और ये औरंगजेब ने मना कर दिया सिक्कों पे लिखना। अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि क्या वो सिर्फ हिंदुओं का अगेंस्ट है क्या। अगर वो हिंदू, इन्हीं चीजों से आप समझ सकते हो उसका करैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अगर वो इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता तो वो कलमा लिखना बंद नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ही बैन और नवरोज फेस्टिवल। ओके, उसने जो नवरोज है, नवरोज फेस्टिवल है, उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। ठीक है, उन्हें उसने एक अपॉइंट किया मुतशिब, मुहाशिब नाम है, मुहाशिब, मुहाशिब। व्हाट इज द मुहाशिब, कभी सुना ये वर्ड? ही अपॉइंट द मुहाशिब, बताएं। मुहासिब is like Dhamma Mahamatra. Muhasib literally meaning the regulator of moral character. The regulator of moral character. Appointed by Aurangzeb. Regulator of moral character. Regulator of moral character. Okay, and in 1663 ban sati pratha, ban on sati system. Okay, sati system 1663 में उसने सती सिस्टम को बंद कर दिया। ओके, in 1668 ban on Hindu festival, हिंदू फेस्टिवल को बंद कर दिया। उसके बाद है इन 1669 बैन झरोखा दर्शन, बैन झरोखा दर्शन, ये भी मोदी की तरह था, है ना, सारी चीजें अपने हिसाब से। झरोखा दर्शन। ओके, नेक्स्ट है इसमें in 1670 बैन तुलादान। तुलादान समझते हैं? तुलादान। एंड 1679 ओके, रीइंट्रोड्यूस जजिया। ठीक है, रीइंट्रोड्यूस जजिया। ओके, ये है। अब इसके बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मुहासिब द रेगुलेटर ऑफ, ये अच्छा नाम है, लेकिन ठीक है, ये नाम देख लो, ये नाम अच्छा है, शायद कभी सुना नहीं होगा आपने। ये नया नाम है, तो बच्चा पैदा हो फैमिली तो रख सकते हो। ठीक है अफरोज, अच्छा नाम हो सकता है, ये लेने में थोड़ा मुश्किल होगी लोगों को, है ना। मुहासिब यूनिक हो सकता है। तो रेगुलेटर ऑफ मॉरल करेक्टर, वो लोग जो लोगों के मॉरल करेक्टर को रेगुलेट करते हैं, जैसे धम्म महामात्र थे उस तरह से। और नेक्स्ट है, उसने देखो क्या क्या करवाया।
सती प्रथा पर बंद करवा दिया, हिंदू फेस्टिवल को बंद करवा दिया, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन का मतलब ये था कि हर फ्राइडे को बादशाह आते थे और जनता उनके दर्शन करती थी, तो उसको ही बंद करवा दिया। दूसरा, उन्होंने तुलादान को बंद करवा दिया। तुलादान समझते हैं? तुलादान क्या होता था? वेटिंग ऑफ द एम्परर, यानी बादशाह के बराबर का ज्वेलरी जनता में बांटना। तो हर साल होता था, तो साल में, या एक तरह से ये रिचुअल था, है ना, एक तरह से रिचुअल था। तुलादान मीन्स कि अभी भी शायद होता है कहीं कहीं पर, तो गोल्ड या सिल्वर से राजा को, सुल्तान या बादशाह को तौलना और उस पैसे को गरीबों में, उस ज्वेलरी को या उस पैसे को गरीबों में बांट देना। तो उसको उसने बंद करवा दिया, बोला ये फिजूल खर्ची है। और फिजूल खर्ची थी क्योंकि उसका जो यूज है वो उन लोगों को नहीं मिलता था जिनकी वास्तव में जरूरत थी। वो तुलादान करते थे, जो मनसबदार हैं या जो भी उनके नवरत्न या जो भी लोग शामिल रहते थे, तो वही उसका यूज कर लेते थे। तो बोला इसका मिसयूज हो रहा है। और दूसरा, री इंट्रोड्यूस ऑफ जजिया, तो दोबारा से जजिया शुरू करवाई। तो आपको कई चीजें समझ में आ रही होंगी, वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है ना। अगर वो हिंदुओं के त्योहार पे बैन लगाता है तो नवरोज पर भी बैन लगाता है। अगर वो फेस्टिवल बंद करता है तो सती प्रथा को बंद करता है। और सती प्रथा को बंद करना, जो सती कस्टम है, इसको बैन करना किसी तरह से गलत नहीं मान सकते। सती कस्टम को बैन करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। और लास्ट में ये सर 1828 में ईशुचंद्र विद्यासागर, है ना, तो उनके समय में फाइनली इसको एबॉलिश किया गया, फाइनली बैन किया गया लीगली। तो ये था। और इसके बारे में देखो, पहली बात जो उन्होंने सती प्रथा को बैन किया, ठीक है, पहला औरंगजेब के एलिगेशन कि उसने बहादुर, जो तेज बहादुर हैं उनको मरवा दिया, पहला एलिगेशन। वो एलिगेशन इसलिए है क्योंकि वो रिलीजियस पर्सन थे। तो आपको उनके रिप्लाई क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है इसमें सती कस्टम। जो सती कस्टम है उसको बैन किया। तो सती कस्टम किसी तरह से गलत नहीं था, रोकना उसको। अब इसको जो लोग हैं, कुछ इंडियन राइटर हैं या जो हिंदू राइटर हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे कस्टम में शामिल था, रिवाज में शामिल था। और इससे क्या है कि जो औरंगजेब है वो हमारे रीति रिवाज को, हमारे कल्चर पर हिट करना चाहता है। तो ये एक सोच ये भी हो सकती है, अरे वो कौन सा आपके शादी की रीति चेंज कर रहा है, वो केवल सती कस्टम को बंद कर रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो वो भी इसको सोचने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक सोचते हैं कि इसलिए बंद किया क्योंकि उसको सारे कस्टम गलत लग रहे थे। जैसे आज के समय में ट्रिपल तलाक है, ठीक है, तो ट्रिपल तलाक के बारे में दो तरह के लोग सोचते हैं। एक तो सोचते हैं कि ट्रिपल तलाक वास्तव में गलत है और ये किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान करने का एक जरिया हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है। और दूसरा एक ग्रुप वो भी है, वो जानते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे कल्चर पर अटैक कर रही है। तो दो दो तरह के लोग अभी भी हैं, उस समय भी थे, अभी भी है। तो ट्रिपल तलाक को बैन करना एक तरह से महिलाओं को सिक्योरिटी देना भी गवर्नमेंट की तरफ से है कि कोई भी 3 बार तलाक तलाक बोल देगा और उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। तो ये सब पे कंट्रोल करना गवर्नमेंट की इच्छा है। और वो और कुछ लोगों का सोचना है कि हमारे कल्चर को हिट कर रहे हैं, तो इनको क्या पड़ी, हम कैसे भी करें। तो एक तरह से इस तरह के लोग आज भी हैं। और ये था बैन हिंदू फेस्टिवल। अगर इसने नवरोज को बैन करवाया है और फेस्टिवल को बैन करवाया, तो दोनों रिलीजन को बैन करवाया, हिंदू और मुसलमान। तो इसका मतलब वो जो जो एक्स्ट्रा खर्च है, एक्सपेंस है, फिजूल खर्ची है, उसको रोकना चाह रहा है। ठीक है, और इसका एविडेंस आपको जस्ट मिल जाता है जो वो तुलादान को बैन करता है। तुलादान का मतलब जो एक तरह से वेटिंग किया जाता है एम्परर का और उसको फिर बांटा जाता है लोगों में,
है ना, तो वो बंद करवा दिया, बोला ये गलत है और इसका पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिन्हें वास्तव में जरूरत है, उन तक नहीं पहुंचता है। और बैन ऑन झरोका सिस्टम एंड तुलादान रीइंट्रोड्यूस जजिया, दोबारा से जजिया को लगवा दिया उसने। तो इसमें कोई ऐसे आपको लग रहा है कोई विचार औरंगजेब के कोई ऐसे स्टेप जिसमें लग रहा हो कि वो एंटी हिंदू है या एंटी इंडियन है या किसी के फेवर में है? यस बताओ। अफरोज नवरोज फेस्टिवल क्या होता है? नवरोज फेस्टिवल ये बलबन ने शुरू करवाया था, बलबन ने शुरू करवाया था, याद होगा आपको। तो नवरोज फेस्टिवल तो अब मनाया नवरोज फेस्टिवल शायद न्यू ईयर पे मनाया जाता था। आज के समय में जो नवरोज फेस्टिवल है वो पार्शियन कम्युनिटी का है ना, पारसी कम्युनिटी उनका है। तो ये है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड, मुगल पीरियड, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। बताएं कोई डाउट हो तो। यस नाजुका, अप्रोच, दर्शन। यस सर। नो सर। ठीक है, तुम लोग कल मिलते हैं और कुछ कुछ लिख लेना जो मैंने पॉइंट्स को बताए हैं ताकि आप रिप्लाई कर पाओ। कोई डाउट हो तो पूछेगा, कल मिलते हैं हम लोग।